जब 2008 में सीबीटी में निर्णय लिया गया कि इनका पैसा जो अभी तक दिया हुआ है वो वापस नहीं होगा, तो इस पर आश्चर्य की बात है किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैं गवर्नमेंट के मालिकों की बात समझता हूँ कि उनको इतनी ज़्यादा सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन जो कामगारों के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब इन लोगों की ये लड़ाई है और ये 1995 में शुरू हुआ था। तब की उसके पहले फैमिली पेंशन स्कीम थी 71 से, लोगों ने तब से अंशदान किया है। अभी तक सर अगर देखा जाए तो क्या इस पर रहा है सरकार का रुख, स्टेटस क्या रहा है, और आज तक जो है अपडेट, इसके लिए कोई लेटेस्ट अपडेट हो जो दर्शक जानना चाहेंगे, कोई जो पेंशन धारक जो देखते हैं हमारा वीडियो जानना चाहेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है ईपीएस पे कुछ। पहली बात तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने इसका विरोध किया हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे सांसद हो, किसी भी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर सहानुभूति जताई, मंत्री जी ने जताई। मंत्री जी से हमारी कई दशकों मीटिंग हुई, दसियों मीटिंग हुई, सभी मीटिंगों में उनकी सहानुभूति है प्रधानमंत्री जी के साथ। मुद्दा उलझा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन इसके खिलाफ मैंने किसी को नहीं देखा। किसी ने ये नहीं बोला कि ये मुद्दा गलत है, किसी ने नहीं बोला। तो इसका मतलब सहानुभूति तो सबकी है, सरकार की मंशा भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको 2 बार बुला के आश्वासित नहीं करते। तो हमें आश्वासन मिले हैं। और अभी हमारी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें आदरणीय हेमा मालिनी जी थे, हमारे भटनागर साहब भी थे, मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे, और भी सभी सीपीएफसी के अधिकारी थे। तो वहाँ पे जो मीटिंग हुई वहाँ पे भी ये तय हुआ कि हम कुछ प्रपोजल दे दें। प्रपोजल ऐसे दे कि हमारी जो मांग है वो तो है 7,500 महंगाई भत्ते की हमारी मांग, इंक्लूडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, ये तो हमारे पास है ही। लेकिन अगर तुरंत कुछ किया जा सकता है तो अंतरिम राहत के तौर पे सरकार क्या दे सकती है, इस पर उन्होंने हमारे विचार जाने और उन्होंने कहा ओरली मत बताइए, आप प्रपोजल भेजिए। तो हमने राहुल जी जो प्रपोजल दिए उसमें ये दिया कि इतने पेंशनर हैं, 1000 के नीचे पेंशन पाने वाले 36,40,000 लोग हैं। 1000 से 1500 कितने पाते हैं, 1500 से 2000 कितने पाते हैं, ऐसी कैटेगरी बनाई। उसके बाद हमने ये बोला कि अगर आप पेंशन 5000 करते हैं, मतलब है जो हमारी पेंशन, उसमें अगर आप 5000 ऐड कर देते हो, जैसे मेरी 1000 है तो उसमें 5000 ऐड कर दिए तो 6000 हो गए, और उसमें डीए देते हो, तो आपका टोटल खर्चा हर साल में इतना होगा, दूसरे साल इतना होगा, इनकम को देखते हुए तीसरे साल इतना होगा, और ऐसे करते करते इनिशियल जो डिप आएगा वो बाद में रिकवर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब उसी तरीके से हमने 4000 का हिसाब बताया, 6000 का बताया, 7,500 महंगाई भत्ते का बताया। तो ये सारी चीज़ें बता के हमने ये बोला कि भैया देखो, अभी से आप अगर ये लागू करते हैं तो कितने 1 साल 2 साल आपको नुकसान, थोड़ा सा नुकसान नहीं, फ़ायदे में कमी, इसको मैं नुकसान नहीं बोलूँगा, जो कुल फ़ायदा हो रहा है उसमें कमी होगी, वो कितने साल होगी, फिर वो बढ़ता जाएगा और बहुत बढ़ता जाएगा। तो ये है। और इसमें हमने ये भी बताया कि अगर आप फंड को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका इलाज नंबर 1, इलाज नंबर 2, इलाज नंबर 3 तरीके हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये फंड, मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि कामगार एक ऐसी शक्ति है जो अगर इकट्ठा हो जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। और पैसों के मामले में भी अगर वो छोटा छोटा पैसा भी जमा करे तो हमारे देश में ईपीएस का फंड विश्व का सबसे बड़ा फंड बन सकता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी ताकत इसमें है, इतनी बड़ी इसमें शक्ति है कि अगर आप इसको ढंग से रेगुलेट करो और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो उनको उनकी राहत हिस्सा या उनका वेलफेयर देखा जाए। अगर ये करते हैं तो दुनिया में, मैं तो बोलता हूँ, सरकार को कहीं से कर्जे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा है। तो इसमें सरकार को, या जो सरकारी यंत्रणा है, जो सरकारी अधिकारी है, जो डिपार्टमेंट्स है, उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। हमारे यहाँ एक मैंने देखा, एक योजना चलती है धुआंधार। पहली बार तो सरकार जब योजना बनाती है तो बहुत सुंदर योजना बनाती है, और जब वो योजना कार्यान्वित करने की बात आती है तो फिर उसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डालते हैं
कंडीशन नंबर 1 ये होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2 वो होना चाहिए, बाद में पता चला योजना किसी काम की ही नहीं रहती। तो ये जो गलत बात हो रही है, लोगों तक पहुँच में तो उसका कोई ले नहीं। अब जैसे गरीबी रेखा का कार्ड है या आरोग्य फैसिलिटी है, अब आपके घर में अगर स्कूटर है, आपका पक्का घर है, अरे आप तो सबको पक्के घर वैसे ही दे रहे हैं, और फिर बोलेंगे पक्का घर है तो तुम अलाउड नहीं हो, तो योजना किस काम की है? तो ये जो है ना, ये विसंगति हमको देखना चाहिए। देखिए, अंग्रेज करते थे तो मान्य था, वो हमारे मास्टर्स थे, हम गुलाम थे, लेकिन आज हमारा देश है, तो हमारे देश के जो भी पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक नुमाइंदे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि यार मैं अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ। तो वो सिंपैथी वहाँ पे आना चाहिए, वो करुणा आनी चाहिए। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी तक वही माइंडसेट चल रहा है ब्रिटिशों का कि हाँ, कि इनको ऐसा बोल के फिर कैसे घुमाया जाए। क्यों घुमा रहे हो भाई? किसको घुमा रहे हो? अपने भाई को घुमा रहे हो। देश में ये है कि योजना सरकार लाती तो है पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाती सही से, या गरीबों तक पहुंच नहीं पाता वो योजना। वही इसका कारण यही है कि योजना इनिशियली जब बनाते हो तो बहुत सुंदर बनाते हो, बाद में अभी इसी योजना को देखो आप, शुरुआत में इसमें अगर मैं उदाहरण के तौर पे जो तब दिए गए थे, ये था कि भैया अगर आप, एक कायदे में नहीं लिखा लेकिन उदाहरण दिए थे कि आप अगर रिटायर होंगे तो आपको 27,000 पेंशन मिलेगी। कितनी? 27,000। जब आप मरोगे तो आपकी बीवी को भी 27,000 ही मिलेंगे, सेम पेंशन। हाँ, क्योंकि आपके जमा पूंजी पे जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर आपको पेंशन मिल रही है, तो आपकी जमा पूंजी तो है। और जब आप दोनों मर जाएंगे तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को पूरी जमा पूंजी मतलब 23 से लेके 27 लाख तक के पैसे मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन। तो कितनी सुंदर योजना थी कि मेरा बुढ़ापा सुधर गया, मेरे बाद मेरी बीवी की मुझे चिंता नहीं, हम दोनों जाने के बाद वो पैसे के लिए चाहे सही, लेकिन बेटा मेरे पैर दबाएगा, मेरी सेवा करेगा। तो ये सुंदर योजना थी, लेकिन वो रिटर्न ऑफ कैपिटल जो पैसा मिलने वाला था वो रद्द कर दिया, पेंशन मिनिमम 1,000 कर दी, 1,000 के साथ पेंशन, तो पैसा पूरा लूटा। और एक तरह से सर कहा जाए तो ईपीएस के लोगों को पहले तो ऑफ़र दिए गए, पहले लुभाया गया, लोग उससे जुड़े, लोगों ने सारा चीज़ किया और उसके बाद फिर उनको वो कर दिया। देखिए, इसमें मैं किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं मानता या किसी एक पक्ष की गलती नहीं है। हमारे यहाँ देश की तौर पे जो एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए ना, अब कंटिन्यूएशन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज बदलती है हर 5 साल, या वही पार्टी भी आएगी तो मिनिस्टर्स बदलते हैं, जो भी है। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी यंत्रणा है हमारे 4 स्तंभों में जो कंटिन्यूस चलती है। वहाँ भी 2-2 साल में ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो वॉचडॉग है इस पूरी योजना को चलाने का सालों तक, वो है। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ एक छोटी सी जगह है, मेकर तालुका प्लेस है, वहाँ एक पुल था पैनगंगा नदी के ऊपर, बहुत छोटा पुल। अब वो पुल 100 साल हो गए थे उसको, उस पर चल रहा था, हमारे बसेस वगैरह चल रही थी। तो इंग्लैंड पार्लियामेंट से पत्र आया कि ये 100 साल पुराना ब्रिज है, इसको आप अभी यूज़ मत करो। सी द ब्यूरोक्रेसी की कंटिन्यूएशन क्या है उनके, कि जो एक छोटे से जिले का छोटा सा तालुका, एक छोटा सा पुल, उसका रिकॉर्ड उनके पास है और वो लिख के भेज रहे हैं कि भैया आप इसका यूज़ बंद करो, ये डेंजरस है। अभी ये उनकी ब्यूरोक्रेसी 100 साल के बाद एक छोटे पुल के का रिकॉर्ड रख सकती है, हम एक योजना 30 साल नहीं चला सकते। ये फर्क है। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण समझाया। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक कर्तव्य, मेरे ख्याल से, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। देखो, हर किसी समूह में हर कोई खराब और हर कोई अच्छा नहीं होता, कुछ खराब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन लगन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए एक योजना को आगे बढ़ाते, उस समय जो इंसेप्शन किया था या सोचा था, आज उस योजना में 100 गुना सुधार होने चाहिए थे। बिल्कुल, यहाँ तो 100 गुना बिगाड़ दी गई। तो ये गलत बात हुई है, इसको करेक्ट करने का समय है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग अभी जागरूक हैं, अब लोग सोए नहीं हैं। कामगार भी पहले जैसा अनपढ़ नहीं रहा है, कामगार में बड़े विद्वान लोग हैं। मैं देखता हूँ बहुत विद्वान, बहुत अच्छे लोग हैं जो समाज के प्रति भी जागरूक है, अपने प्रति भी जागरूक है।
तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। सर एक बात दर्शक को ये भी बताइए कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ईपीएस का और काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं आप लोग, तो कोई क्या समस्याएं आती है इसके अंदर? और सर एक ओपोजिशन का, अगर सरकार जैसे गवर्नमेंट है अभी चल रही है, पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, तो सर ओपोजिशन कभी आगे आई है क्या, या कोई पार्टी कभी आगे आया है इसको लेकर के सपोर्ट करने के लिए? देखिए, ये पहली बात तो अच्छा सवाल है। पहली बात तो 2013 में जब कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट में थी यूपीए, और तब एनडीए अपोजिशन में थी, तो बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया था एज अ अपोजिशन पार्टी। आदरणीय जावड़ेकर जी का आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, आप डालिए प्रकाश जावड़ेकर जी ईपीएस 95, तो उन्होंने ये कहा था कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट 1000 पेंशन हमको दे रही है, ये हमारे कामगारों के जख्म पे नमक छिड़कने जैसा है। हमारी सरकार आएगी, 90 दिनों में हम इनकी पेंशन कोशियारी कमेटी के तहत 3000 रुपये और उसको महंगाई से जोड़ेंगे। ये जावड़ेकर जी के शब्द है। मतलब उन मुद्दे यही तो यही आयरनी है कि आपने मुद्दा उठाया, फिर आपकी सरकार आई, उसके बाद 2 टर्म रहेगी, 14 में भी इलेक्शन आप जीते, 19 में जीते। आपको ये आपका वचन याद नहीं है? एक आपके पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, तो उसके ऊपर तो आपको ध्यान देना चाहिए ना कि पार्टी का वचन है कि होगा, हाँ, कि होना चाहिए। तो अभी तक यही है बस। तो ये बाकी तो अब इसमें ये है कि सहानुभूति तो सब दिखा रहे हैं, मतलब कोई भी हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो या ओपोजिशन पार्टी हो, इसमें कोई पॉलिटिक्स का संबंध ही नहीं है। सहानुभूति सब दिखा रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। कोई एक्टिव होकर के सामने नहीं आ रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मुझे अभी एक बड़े संत मिले थे, बड़े संत, तो हम उनको गए दर्शन के लिए। वो जानते हैं ये संघर्ष भी उन्होंने देखा है, तो बोले हमारी श्रद्धा है, हम गए। हम सभी बड़े बुजुर्गों का, संतों का, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा, कमांडर साहब, कमाल है आपके मेहनत की और आपके कष्ट की, आपके मतलब संगठन के बारे में बोल रहे थे, और कमाल है सरकार के अट्टहास की, कि जो बिल्कुल ही क्या बोलते झुक नहीं रही है थोड़ी भी। तो ये मतलब सरकार के प्रति भी उन्होंने देखा इतनी अनास्था। अरे ये सरकार होती किस लिए भाई? आपके हमारे कल्याण के लिए, हमारे ही कल्याण के लिए है। हमारी ही सरकार है, चाहे किसी पार्टी की हो। लेकिन आज वो जन कल्याण करने का मौका होने के बावजूद आप पीछे हट रहे हैं, तो ये तो पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए। तो हमें आशा है कुछ होगा, जल्दी होगा, और ये आचार संहिता के पहले हमारा काम जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।